ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम विज्ञान भैरव तंत्र के पहले प्रयोग वाले चैप्टर पर पहुंचेंगे। हाँ, ये सेकंड चैप्टर होगा जिसके अंदर ओशो पहले प्रयोग की बात करेंगे, ठीक है ना। तो वो प्रयोग आज हम पढ़ेंगे और फिर बाद में उसको 3 दिन तक पूरी ईमानदारी से फॉलो करेंगे, ठीक है ना, उसको जिएंगे। और ओशो ये कहते हैं कि 112 विधियों में एक भी विधि ना तो जोड़ी जा सकती है ना उसमें कुछ घटाया जा सकता है। वो अपने आप में परफेक्ट है और लगभग हर इंसान उन 112 विधियों के अंदर अंदर आ जाता है। और मित्रों, ओशो एक बात बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि इन 112 विधियों में से भी अगर किसी को एक भी विधि काम ना आए तो फिर उसको अध्यात्म का मार्ग छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए अध्यात्म है ही नहीं। मित्रों, सूर्यदेव आ गए हैं, पहले जल अर्पण कर देते हैं, फिर उसके बाद हम आज्ञा चक्र के लिए बैठेंगे। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। हे सूर्यदेव आपकी जय। मित्रों, अब हम 1 घंटे के लिए आज्ञा चक्र पर बैठेंगे और अंतर्मुखी त्राटक करेंगे। ये जो भ्रू मध्य है, कहने का मतलब जहाँ से अपनी नाक शुरू होती है, यही है मेन, यहाँ देखेंगे, ठीक है ना। और अपनी जो श्वास आ रही है, आती जाती, श्वास के प्रति होशपूर्ण रहेंगे। जब नाभि ऊपर उठती है फिर वो नीचे गिरती है, इसके प्रति सजगता रखेंगे। मित्रों, 1 घंटे का हमने अंतर्मुखी त्राटक किया। अब हम 30 मिनट के लिए शवासन में लेटेंगे। फिर उसके बाद विज्ञान भैरव तंत्र की जो पहली विधि है उसका चैप्टर पढ़ेंगे। मित्रों, सद्गुरुदेव प्यारे ओशो की विज्ञान भैरव तंत्र पर 80 प्रवचनों की जो श्रृंखला है उसकी टोटल 5 किताबें हैं, जिसमें भगवान शिव ने जो 112 विधियां बताई है उन पर उन्होंने चर्चा की है। तो उन 5 किताबों का ये पहला खंड है, जिसके हम आज दूसरे अध्याय पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है योग और तंत्र, समर्पण और विधि। मित्रों, टोटल 3 प्रश्न ये पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है योग और तंत्र में फ़र्क क्या है। दूसरा प्रश्न है समर्पण की विधि क्या है। तीसरा प्रश्न है कैसे कोई विधि रास आती है। ओशो पहले प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह दे रहे हैं। तो ओशो क्या कह रहे हैं, तंत्र और योग बुनियादी रूप से भिन्न हैं। यद्यपि दोनों एक ही लक्ष्य पर ले जाते हैं, तब भी उनके रास्ते भिन्न हैं, और भिन्न ही नहीं बल्कि विपरीत हैं। एक उधर जाता है, एक इधर जाता है। ओशो कह रहे हैं इसे ठीक से समझ लेना। योग की प्रक्रिया भी उपाय मूलक है, योग भी विधि ही है। योग कोई मीमांसा नहीं है। तंत्र की तरह योग भी क्रिया, उपाय और विधि पर निर्भर है। तंत्र की ही तरह योग में भी कुछ करने से ही क्रिया से होना या अस्तित्व उपलब्ध होता है, लेकिन दोनों के ढंग, दोनों की प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न हैं, तंत्र की और योग की। मित्रों, सद्गुरुदेव ओशो क्या कह रहे हैं, योग में लड़ना अनिवार्य है, वह योद्धा का पथ है। तंत्र के मार्ग पर लड़ना बिल्कुल नहीं है, उल्टे तंत्र में भोग है और भोगना है, लेकिन बोध पूर्वक भोगना है। योग होश के साथ दमन है, तंत्र होश के साथ भोग है। कितनी बड़ी व्याख्या। योग होश के साथ दमन है और तंत्र होश के साथ भोग है। इतना दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न है और रास्ते भी अलग अलग हैं। तंत्र कहता है कि तुम जो कुछ हो, परम तत्व उसके विपरीत नहीं है, वह वृद्धि ही है, विकास है। तुम परम तत्व की ओर विकसित हो सकते हो। तुम्हारे और सत्य के बीच विरोध नहीं है, तुम उसके अंश हो, इसलिए प्रकृति के साथ विरोध की, द्वंद्व की जरूरत नहीं है। तुम्हें प्रकृति का उपयोग करना है, तुम जो भी हो उसका उपयोग करना है ताकि उसके ऊपर और उसके पार उठ सको। योग में ऊपर जाने के लिए तुम्हें अपने से ही संघर्ष करना है। योग में संसार और मोक्ष, जो तुम हो और जो तुम हो सकते हो, 2 विपरीत चीजें। इसलिए दमन करो, जो हो उसे मिटाओ ताकि वह हो सको जो हो सकते हो। योग में पार जाना मृत्यु है। तुम्हारे स्वरूप के जन्म लेने के लिए तुम्हें मरना होगा। तंत्र की निगाह में योग गहरा आत्मघात है। उसमें तुम्हें अपने प्रकृत रूप
शरीर, वृत्ति, इच्छा, सब कुछ को मारना होगा, नष्ट करना होगा। तंत्र कहता है तुम जैसे हो अपने को स्वीकार करो। तंत्र गहरी से गहरी स्वीकृति है। अपने और सत्य के बीच, संसार और निर्वाण के बीच अंतराल नहीं बनाना है, कोई भी अंतराल नहीं है। तंत्र में अंतराल जरूरी नहीं है, मृत्यु जरूरी नहीं है। वहाँ तुम्हारे पुनर्जन्म के लिए मृत्यु नहीं, अतिक्रमण आवश्यक है और इस अतिक्रमण के लिए अपना उपयोग करना है। यही तंत्र है। मित्रों, अब आगे ओशो एक बहुत गहरा उदाहरण ले रहे हैं। उदाहरण के लिए यौन है, काम है, वह बुनियादी ऊर्जा है जिसके जरिए, जिससे ही तुम पैदा हुए हो। तुम्हारे अस्तित्व के, तुम्हारे शरीर के बुनियादी कोष कामजन्य है, कामुक है। यही कारण है कि मनुष्य का मन यौन के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। योग में इस ऊर्जा से लड़ना अनिवार्य है। वहाँ लड़कर ही तुम अपने भीतर एक भिन्न केंद्र को जन्म देते हो। जितना ही तुम लड़ते हो उतना ही इस दूसरे केंद्र पर तुम एकत्रित होते हो, अखंड होते हो। तब यौन तुम्हारा केंद्र नहीं रह जाता। काम से लड़कर मगर बोधपूर्वक तुम्हारे भीतर अस्तित्व का एक नया केंद्र, एक नई धुरी, एक नया स्फटिकीकरण पैदा होता है। तब काम तुम्हारी ऊर्जा नहीं रह जाएगा। काम से लड़कर तुम अपनी ऊर्जा निर्मित करोगे। तब एक सर्वथा नई ऊर्जा, सर्वथा नया अस्तित्व केंद्र पैदा होगा। तंत्र में काम ऊर्जा का उपयोग करना है। उससे लड़ो मत, उसे रूपांतरित करो। शत्रुता की भाषा में मत सोचो, उससे मैत्री साधो। वह तुम्हारी ही ऊर्जा है, वह बुरी नहीं है, दुष्ट नहीं है। सब ऊर्जा तटस्थ है। वह क्या कह रहे हैं? सब ऊर्जा तटस्थ है, उसे ही तुम्हारे अहित में लगाया जा सकता है। तुम उस ऊर्जा को अपना अवरोध बना सकते हो और उसी ऊर्जा को अपनी सीढ़ी भी बना सकते हो। उपयोग की बात है। सही उपयोग करोगे तो वह मित्र है और गलत उपयोग करोगे तो वह शत्रु हो जाती है। स्वयं के अंदर तो वह कोई भी नहीं है, न मित्र है न शत्रु है, वह केवल ऊर्जा है। कितनी गहरी बात। वो कह रहे हैं कि सेक्स के आसपास ही मनुष्य का मन घूमता रहता है और हम सेक्स का हमेशा विरोध करते हैं। लेकिन तंत्र कह रहा है कि उसको परम स्वीकार करो और पूरे होश के साथ उसमें उतरो, पूरे होश के साथ उसमें उतरो। इसलिए तंत्र का इतना विरोध हुआ है क्योंकि वो बहुत अति नैतिक वाली बात करता है। अब आगे क्या कहते हैं? साधारण आदमी यौन का, काम का जिस प्रकार से उपयोग करता है, काम उसका शत्रु बन जाता है। काम उसको विनिष्ट करता है। काम से वे बस क्षीण बल होता है। योग विपरीत दृष्टि, साधारण चित्त के विपरीत दृष्टि अपनाता है। साधारण चित्त अपनी ही वासनाओं से विनिष्ट होता है। इसलिए योग कहता है वासना छोड़ो और वासना शून्य बनो। तंत्र कहता है वासना के प्रति, कामना के प्रति जागो, उससे लड़ो मत। कामना में पूरी सजगता के साथ उतर जाओ और जब तुम पूरे होश से कामना में उतरते हो तब उसका अतिक्रमण कर जाते हो। तब तुम उसमें होते हो और उसमें नहीं होते हो। यानी तुम उसमें हो लेकिन फिर भी नहीं हो। उसके भीतर से गुजर कर भी तुम अछूते बने रहते हो। अब ओशो क्या कह रहे हैं? योग का बहुत आकर्षण है, प्रभाव है, क्योंकि योग साधारण चित्त के विपरीत है। इसीलिए साधारण चित्त को योग की भाषा समझ में आती है। तुम्हें पता है कि काम कैसे तुम्हें विनिष्ट करता है, कैसे तुम उसके इर्द गिर्द कठपुतली की तरह नाचते हो। अपने अनुभव से तुम ये जानते हो। इसलिए योग जब लड़ने को कहता है तब तुम तुरंत उसकी भाषा को समझ जाते हो। योग का यही आकर्षण है। इसीलिए लोग योग का मार्ग ज्यादा चुनते हैं और तंत्र के मार्ग से बचते हैं, क्योंकि तंत्र जो है वो अति नैतिक वाली बात है, बहुत बियॉन्ड वाली बात है। ओशो क्या कह रहे हैं? तंत्र आसानी से उस आकर्षण को नहीं पा सकता। ये बहुत कठिन लगता है कि कैसे कामना में उससे पराजित हुए बिना प्रवेश हो सकता है। यानी कि हम कैसे सेक्स में इस तरह उतरें कि हम वहाँ मौजूद रहें और निर्लिप्त रहें। जब हम उसमें उतरेंगे तो बिल्कुल आविष्ट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं उसमें जुड़ जाएंगे। तो तंत्र ये कह रहा है कि तुम उसमें इतने होश के साथ, इतने स्वीकार भाव के साथ उतरो कि तुम उसमें निर्लिप्त रहो। तुम उतरो भी और तुम ना भी उतरो, उतर कर भी तुम उसमें ना उतरो। चित्त हमारा भयभीत होता है इस बात से। बात ही ये बहुत खतरनाक मालूम पड़ती है। ऐसा नहीं कि ये खतरनाक है, तुम काम के संबंध में जो जानते हो उसके चलते तुम्हें ये खतरा नजर आता है। तुम अपने को जानते हो, तुम जानते हो कि तुम अपने को धोखा दे सकते हो। तुम भली भांति जानते हो कि तुम्हारा मन बहुत चालाक है। तुम कामना के अंदर, काम में, सब चीज में उतर सकते हो, अपने को धोखे में रख सकते हो कि पूरे होश के साथ उतर रहे हो। यही कारण है कि तुम्हें खतरा
मालूम पड़ता है। ओशो यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि खतरा तंत्र में नहीं है, खतरा तो तुम में है और योग का आकर्षण भी तुम्हारे कारण है और तुम्हारे साधारण मन के कारण है, जिसने काम का दमन किया है, जो काम का भूखा है, जो कामांध है। साधारण मन काम के संबंध में स्वस्थ नहीं है, इसलिए इतना योग का आकर्षण है। जब मनुष्यता कुछ बेहतर होगी, जब यौन स्वस्थ होगा, प्रकृत और सामान्य होगा, तब बात कुछ दूसरी होगी। ये बहुत आगे की बात है। नॉर्मल इंसान इन बातों को समझ नहीं पाते, इसीलिए तो लोग ओशो को समझ नहीं पाते कि वो कितना गहरा समझा रहे हैं। बिल्कुल जड़ में जाके, रसातल में जाके वो समझा रहे हैं। लेकिन हम चल रहे हैं पता नहीं कहाँ, वो पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं। अगर ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो वो इतनी ऊंचाई की बात कर रहे हैं कि हम तो ज़मीन पर रेंग रहे हैं, वो इतनी ऊपर की बात कर रहे हैं, तो हमें दिख ही नहीं रहा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए अगर ओशो को समझना है तो हमारे चित्त की दशा को, बाकी की जितनी भी धारणाएं हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, उनको एक बार के लिए साइड में रखना पड़ेगा, फिर इनको सुनना पड़ेगा। तब हम ओशो को समझ सकते हैं कि वो कितनी गहराई से किसी भी बात को कहते थे। ओशो कह रहे हैं कि हम प्रकृत, स्वाभाविक और सामान्य नहीं है, हम तो सर्वथा असामान्य, अस्वस्थ और विक्षिप्त हैं। लेकिन क्योंकि सभी लोग ऐसे हैं, इसीलिए इसका बोध हमें नहीं होता। पागलपन ही इतना सामान्य है कि नहीं पागल होना असामान्य मालूम पड़ेगा। मतलब जहाँ सभी पागल हो तो वहाँ हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम भी पागल ही हैं। हमारे बीच पागलपन ही इतना सामान्य है कि नहीं पागल होना असामान्य मालूम पड़ेगा। हमारे बीच बुद्ध असामान्य है, जीसस असामान्य है, वे हमसे अन्यथा मालूम पड़ते हैं। वह सामान्यता रोग है और इसी सामान्य चित्त में योग का आकर्षण पैदा होता है। अब ओशो क्या कह रहे हैं? यदि तुम यौन को उसकी स्वाभाविकता में ग्रहण करो, यदि उसके आसपास पक्ष या विपक्ष का तत्व चिंतन खड़ा न करो, यदि तुम यौन को वैसा ही देखो जैसा अपने हाथ पांव को देखते हो, एक स्वाभाविक चीज की तरह उसे उसकी समग्रता में स्वीकार करो, तो फिर तंत्र का प्रभाव पैदा होगा और तभी तंत्र बहुजन हिताय सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं। और ओशो आगे क्या कह रहे हैं? अब तंत्र के दिन आ रहे हैं, देर अबेर पहली बार सर्वसाधारण के बीच तंत्र का विस्फोट होने वाला है, क्योंकि पहली बार यौन को, काम को स्वाभाविक ढंग से ग्रहण करने की भूमि तैयार हुई है और संभव है यह विस्फोट पश्चिम से शुरू हो, क्योंकि फ्राइड, जुंग और रेख ने वहां भूमि तैयार की हुई है। वे तंत्र के बारे में तो अनभिज्ञ थे, लेकिन अनजाने ही उन्होंने तंत्र के विकास के लिए बुनियादी भूमि तैयार कर दी है। पश्चिम का मनोविज्ञान इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मनुष्य की बुनियादी बीमारी कामजन्य है, उसकी बुनियादी विक्षिप्तता काम केंद्रित है। इसलिए जब तक उसका ये काम केंद्रित होना नहीं मिटता, आदमी स्वाभाविक और सामान्य हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। सेक्स के प्रति, काम के प्रति अपनी दृष्टि और रुझान के चलते, अपने भाव के चलते आदमी गलत हो गया है। किसी भी दृष्टि या भाव की जरूरत नहीं है और तभी तुम स्वाभाविक हो सकते हो। क्या तुम अपनी आंखों के प्रति कोई रुझान रखते हो? वे दुष्ट हैं या कि दिव्य? तुम अपनी आंखों के पक्ष में हो या विपक्ष में? कोई भी पक्षपात नहीं है और इसीलिए आंखें सामान्य हैं। फिर कोई भाव ले लो, सोचो कि आंखें बुरी है, तब उनसे देखना मुश्किल हो जाएगा, तब देखना वैसे ही समस्या मूलक हो जाएगा जैसे अभी यौन है और काम है। तब तुम देखना चाहोगे, देखने की इच्छा करोगे, देखने को व्यग्र होगे और जब देख लोगे तब अपराधी अनुभव करोगे। देखने के बाद तुम्हें लगेगा कि कुछ भूल हो गई है, कुछ पाप हो गया है और तब तुम अपने देखने के यंत्र को, आंखों को नष्ट ही करना चाहोगे और फिर जितना ही उन्हें नष्ट करना चाहोगे उतना ही तुम आंख पर केंद्रित हो जाओगे और उसके बाद एक अनर्गल सिलसिला शुरू हो जाएगा। तुम ज्यादा से ज्यादा देखना चाहोगे और साथ ही ज्यादा से ज्यादा अपराधी भी अनुभव करोगे। काम केंद्र के साथ यही दुर्घटना घटी है। ओशो कह रहे हैं कि काम केंद्र के साथ यही दुर्घटना घटी है। तंत्र कहता है तुम जो भी हो उसे स्वीकार करो। तंत्र का ये मूल स्वर है, समग्र स्वीकार, और समग्र स्वीकार के जरिए ही तुम विकास कर सकते हो। तब जो भी ऊर्जा तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो।